Today's topic of discussion is force and third law. I will discuss first law and second law later on. बाद में उसको डिस्कस करेंगे. अभी छोटा सा टाइम फ्रेम लेकर के फोर्स क्या है और थर्ड लॉ मुझे क्या बताता है ये डिस्कस करेंगे. पूरे 11th में तो फोर्स पूरे टॉपिक पर हावी है. बहुत तरह के फोर्स को हम लोग जो है सो 11th में डिस्कस करेंगे. टेंशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, स्प्रिंग फोर्स, सीडो फोर्स, अप्लाइड फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स. तो वो सब कैटेगरी है फोर्स की. तो वी विल डिस्कस टर्न बाय टर्न. Right now topic of discussion is only two things, force and third law. तो फोर्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फोर्स क्या है. बहुत पहले से फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग. बहुत पहले से फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं. एक्चुअली फोर्स प्रोड्यूसेस सो मेनी इफेक्ट. फोर्स जो है बहुत सा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन. फोर्स मोशन को रोक भी सकता है. फोर्स प्रोड्यूसेस फॉर्मेशन. किसी चीज़ को बनाते हैं तो फोर्स लगा के ही बनाते हैं. फोर्स डिफॉर्म द बॉडी. तोड़ता फोड़ता फोर्स लगा के ही तोड़ते फोड़ते हैं. फोर्स ओरिएंट द बॉडी. ठीक ठाक करता है किसी चीज़ को, ठीक ठाक करते हैं फोर्स लगा के. फोर्स डिसओरिएंट द बॉडी. फोर्स बॉडी को डिसओरिएंट भी कर देता है. फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन शेप एंड साइज. किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को भी फोर्स जो है सो चेंज करता है. मीन्स फोर्स प्रोड्यूसेस सो मेनी इफेक्ट. फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन. फोर्स स्टॉप्स मोशन, है ना. फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन शेप एंड साइज. स्प्रिंग को लीजिए और खींचिए तो चेंज इन शेप एंड साइज फोर्स के कारण ही है. रबर को लीजिए और खींचिए तो ये जो चेंज इन शेप एंड साइज हो रहा फोर्स के कारण ही हो रहा. जितना भी काम जहाँ कहीं भी हो रहा, मकान बन रहा, कुछ भी हो रहा, फोर्स लगा लगा के हम जो है सो उसको फॉर्मेशन करते हैं. तो किसी तरह का कोई भी फॉर्मेशन हम फोर्स लगा के करते हैं. डिफॉर्मेशन के चीज़ को तोड़ना है, जेसीबी मंगाइए, तोड़ दीजिए उसको धक्का दे करके. तो फोर्स लगा करके हम ऐसा करते हैं. फोर्स लगा करके हम डायरेक्शन भी चेंज करते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन हम फोर्स लगा के ही चेंज करते हैं. बैट्समैन को देखा होगा, बॉल आ रहा है और बैट्समैन ने जो है सो अपना फोर्स लगाया और डायरेक्शन उसका जो है सो चेंज कर दिया. कभी कभी सीधा गेंद उड़ा दिया तो मतलब 180 डिग्री से डायरेक्शन उसका चेंज कर दिया. जा रहा था इधर, भेज दिया इधर. किसी भी खास एंगल से भी चेंज करते हैं. कहने का मतलब यह है कि फोर्स प्रोड्यूसेस सो मेनी इफेक्ट. फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन. फोर्स स्टॉप्स मोशन. फोर्स स्टार्ट मोशन. फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन शेप एंड साइज. फोर्स फॉर्म द बॉडी. फोर्स डिफॉर्म द बॉडी. फोर्स लगा के हम बहुत सा काम कर सकते हैं. फोर्स ओरिएंट द बॉडी. फोर्स डिसओरिएंट द बॉडी. तो बहुत सा इफेक्ट है फोर्स का. तो व्हाट इज फोर्स? व्हाट इज द चीफ इफेक्ट ऑफ फोर्स? तो याद रखिएगा, फोर्स को एक्सेलरेशन के टर्म में डिफाइन करते हैं. इन सारे में एक चीज़ कॉमन है कि जब भी फोर्स लगेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड. फोर्स लग के तो मोशन भी प्रोड्यूस होगा, फोर्स लग के चेंज इन डायरेक्शन भी होगा. लेकिन फोर्स का जो चीफ इफेक्ट है, जो मेन इफेक्ट है, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस करना है. तो यहाँ पर फोर्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन इस तरह कहेंगे कि फोर्स इज एन एजेंट विच व्हेन एक्ट्स ऑन एनीबॉडी produces acceleration or tends to produce acceleration, produces change in momentum. बहुत तरह से इसको हम कह सकते हैं. तो बेटर वे कहने का ये है कि जब भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड. आफ्टर दैट दूसरा इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है. लेकिन चीफ इफेक्ट क्या है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हो जाएगा. फोर्स को डिफाइन करना इतना आसान नहीं था. हजारों साल तक ह्यूमैनिटी को फोर्स को डिफाइन करना नहीं आया था. इवन अरिस्टोटल ने भी फोर्स को सही से समझा नहीं था. अरिस्टोटल ने भी कह दिया था कि व्हेनेवर फोर्स एक्ट्स ऑन एनीबॉडी देन मोशन इज प्रोड्यूस्ड. होता है ऐसा, लेकिन माइन्यूटली जब देखिएगा तो मोशन से पहले भी कुछ प्रोड्यूस हुआ है. तो यहाँ पर फोर्स को अगर सही से डिफाइन करना चाहें, न्यूटन ने 3 लॉ दिया. तो फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स. सेकंड लॉ गिव्स वैल्यू ऑफ फोर्स F बराबर ma. F इक्वल टू dp बाई dt, चेंज इन मोमेंटम. और थर्ड लॉ गिव्स पेयर ऑफ फोर्स. तो थर्ड लॉ तो हम अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पर.
फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि फोर्स को हम डायरेक्टली एक्सेलरेशन से रिलेट कर रहे हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेकर के देखते हैं कैसे सबसे पहले एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस हो जाता है। फोर्स का मेन कॉन्सेप्ट मोशन में है। तो मोशन में सबसे पहले जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है तो सबसे पहले, अगर मैकेनिक्स की बात करें, डायनामिक्स की बात करें, तो सबसे पहले उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो कैसे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम देखते हैं। थोड़ा सा देखिए, मान लिया कोई फुटबॉल है, तो फुटबॉल है तो इसका कुछ मास होगा, तो मास मान लीजिए m है। सपोज कीजिए कि इट इज रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। सपोज कीजिए कि एक लात इसको मार दिया, कड़ाक देवन, एक लात मारा, तो लात जब मारा तो हम लोग सीधा सीधी देख लेते हैं कि इसमें मोशन प्रोड्यूस हुआ। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा माइन्यूटली सोचिए। फोर्स लगाने के लिए पैर इसके टच में रहा, तो पैर इसके टच में रहा तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत कम हो सकता है, बहुत थोड़ा हो सकता है, लेकिन होगा। आपके लिए 1 सेकंड कम है, लाइट के लिए 1 सेकंड बहुत है, 3 लाख किलोमीटर चला जाता है। तो बहुत सा बड़ा बड़ा इफेक्ट छोटे छोटे टाइम में प्रोड्यूस हो जाता है। तो मान लीजिए टाइम ऑफ इम्पैक्ट जितने देर टाइम रहा, सपोज कीजिए कि 1/10 सेकंड। और जैसे ही आप पैर से छूटाइए, जैसे ही पैर मारा था इस पैर, जैसे ही पैर से ये छूटा तो ये कुछ वेलोसिटी पकड़ लिया होगा। सपोज कीजिए कि 20 मीटर पर सेकंड, सपोज कि 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी पकड़ लिया। हम लोग सीधा सीधी देखते हैं कि फोर्स लग रहा है तो मोशन प्रोड्यूस होता है। अरिस्टोटल ने यही कहा था कि व्हेनेवर फोर्स एक्ट्स ऑन एनीबॉडी देन मोशन इज प्रोड्यूस। लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं, मोशन तो प्रोड्यूस हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस। फोर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ एक्सेलरेशन एंड चेंज इन मोमेंटम। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस। तो फोर्स जब लगता है तो सबसे पहले एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। देखिए तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट सपोज किया कि 1/10 सेकंड, फाइनल मान लिया जैसे ही टच किया तो वेलोसिटी पकड़ लिया 20 मीटर पर सेकंड। सपोज से ऐसा कुछ हो नहीं सकता, 20 से ज़्यादा भी पकड़ सकता है, 20 से कम भी पकड़ सकता है। तो सपोज कि 20 मीटर पर सेकंड पकड़ा। हालांकि अब जो ये पकड़ा, अब चूंकि फोर्स तो लगातार लग नहीं रहा, जैसे जैसे आगे जाएगा, एज वी गो ऑनवर्ड, एज फुटबॉल गोज ऑनवर्ड, तो 2 अपोजिंग फोर्स इस पर लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, एयर ड्रैग लग रहा है, एयर का फ्लूइड फ्रिक्शन लग रहा है, एयर ड्रैग लग रहा है, एयर का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, और जो है सो ये जहाँ से सरफेस फ्रिक्शन लग रहा है, सॉलिड फ्रिक्शन लग रहा है। इन दोनों के कारण ये स्पीड भी अब घटती जाएगी। तो ये भी एक एग्जांपल है। अगला एग्जांपल भी यही है कि व्हेनेवर फोर्स एक्ट्स देन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस। तो क्या हो जाएगा, पहले हम यहीं पर समझाने की कोशिश करते हैं। तो एक्सेलरेशन निकाल दीजिए, v - u/t। तो v कितना हो गया 20, u कितना लिया था 0, टाइम क्या हो जाएगा 1/10। ऊपर कर दीजिए, इसको ऊपर कर दिए तो लगभग 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम एक क्रूड एग्जाम्पल, मोटे मोटी एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कि जो है सो फोर्स जब लगता है तो चीफ इफेक्ट, प्रिंसिपल इफेक्ट, मुख्य इफेक्ट, मेन इफेक्ट जो है वो क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसीलिए न्यूटन ने फोर्स का संबंध एक्सेलरेशन से दिया। F=ma न्यूटन सेकंड लॉ में हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट मास के लिए, समझे कि नहीं, मैकेनिक्स के लिए, डायनामिक्स के लिए, रिलेटिविस्टिक स्पीड के लिए नहीं है। स्पीड जब आगे रहेगी तो वहाँ पर मास वेरी करता है, तो वहाँ पर F=dp/dt मास वेरिएबल हो जाता है, तो दूसरे सेंस में भी जाता है। तो यहाँ पर मैकेनिक्स में मास को कांस्टेंट मान के हम लोग चलते हैं, मास को वेरिएबल मान के नहीं चलते हैं। तो यहाँ पर यही हम लोग इस तरह समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी फोर्स लगेगा किसी ऑब्जेक्ट पर तो बहुत सा इफेक्ट, फोर्स तो बहुत सा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन चीफ इफेक्ट, मेन इफेक्ट क्या है, मुख्य प्रभाव क्या है उसका, मुख्य प्रभाव यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस, आफ्टर दैट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, कुछ भी कहिए, सब प्रोड्यूस हो गया यहाँ पर। तो मेन इफेक्ट क्या है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो यहीं से डिफाइन कर दें कि फोर्स इज एन एजेंट which when acts on anybody produces acceleration or tends to produce acceleration. Force is an agent which when acts on anybody produces acceleration or tends to produce acceleration. तो यहाँ पर फोर्स को जो है सो हमने समझाने की कोशिश किया। अब आगे बढ़ जाइए, थर्ड लॉ। याद रखिए, फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स, सेकंड लॉ गिव्स वैल्यू ऑफ फोर्स, थर्ड लॉ गिव्स पेयर ऑफ फोर्स। थर्ड लॉ जो है सो फोर्स के पेयर के बारे में बात करता है। कहीं भी जो हम फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, सही समझिएगा थर्ड लॉ को, कहीं भी हम फोर्स प्रोड्यूस करते हैं तो अकेला फोर्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। जहाँ भी फोर्स है वो 2 फोर्स है, हम लोग बहुत माइन्यूटली देख नहीं पाते हैं। जब भी जहाँ भी फोर्स प्रोड्यूस होता है तो 2 फोर्स प्रोड्यूस होता है। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल फोर्स। जब भी फोर्स लगेगा, जहाँ कहीं भी फोर्स लगेगा, जिस तरह का भी फोर्स लगेगा, फोर्स अकेला नहीं रहेगा, फोर्स दुकेला रहेगा।
फोर्स डबल में होगा, फोर्स पेयर में होगा। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल फोर्स, फोर्सेज आर ऑलवेज इन पेयर। किसी भी एक को हम एक्शन कहते हैं और किसी भी दूसरे को हम रिएक्शन कहते हैं। जैसे रस्सा कस्सी का खेल हम लोग खेला है, रस्सा कस्सी का खेल हम लोग खेला है, तो रस्सा कस्सी के खेल में अगर अपोजिंग टीम नहीं है तो हम फोर्स नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम सिंगल फोर्स प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं और सिंगल फोर्स का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। आप नहीं फोर्स लगा सकते हैं, अगर अपोजिंग टीम नहीं है तो आप फोर्स नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस सिंगल फोर्स। अकेला बल प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अकेला बल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। जहाँ कहीं भी फोर्स है वो दो है। सन भी अर्थ पर फोर्स लगा रहा है तो अर्थ भी सन पर फोर्स लगा रहा है, अर्थ भी मून पर फोर्स लगा रहा है तो मून भी अर्थ पर फोर्स लगा रहा है। यहाँ पर हम खड़े हुए हैं तो अर्थ को डाउनवर्ड प्रेस कर रहे हैं तो अर्थ भी हमको अपवर्ड प्रेस कर रही है। अगर हम बोर्ड को ऐसे प्रेस कर रहे हैं तो हम इस पर फोर्स दे रहे हैं, दिस इज फोर्स ऑफ एक्शन। सपोज किसी भी फोर्स को एक्शन रिएक्शन कह सकते हैं, इसको भी एक्शन कहेंगे, अपोज वाले को भी रिएक्शन कह देंगे, अपोज वाले को भी एक्शन कहेंगे, इसको भी रिएक्शन कहेंगे। खैर हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये भी हम पर फोर्स लगा रहा है। एयर में हम फोर्स नहीं लगा सकते, लगाइए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर सिंगल फोर्स प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल फोर्स, यहीं से थर्ड लॉ का कॉन्सेप्ट निकलता है। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल फोर्स, देयर एकल बल का अस्तित्व नहीं है। जहाँ कहीं भी फोर्स है वो दो फोर्स है, यहीं से थर्ड लॉ का कॉन्सेप्ट निकलता है। किसी भी एक को हम एक्शन कहेंगे, जैसे हम खड़े में हैं तो हम जो प्रेस कर रहे हैं अर्थ को तो इसको एक्शन कह दीजिए, अर्थ जो हमको अपवर्ड प्रेस कर रहा है इसको आप रिएक्शन कह दीजिए। आप उल्टा भी कह सकते हैं, अर्थ जो हमको प्रेस कर रहा है इसको आप एक्शन कह दीजिए, हम जो प्रेस कर रहे हैं इसको आप रिएक्शन कह दीजिए। तो थर्ड लॉ जो है सो सबसे पहले थर्ड लॉ समझने के लिए आप ये बात याद रखिएगा, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल फोर्स। जहाँ कहीं भी फोर्स है वो जो है सो डबल फोर्स है, अकेला फोर्स नहीं है, पेयर में रहेगा। फोर्स हमेशा पेयर में रहेगा। अब किसी भी एक को एक्शन कहेंगे, किसी भी दूसरे को रिएक्शन कहेंगे। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि एक्शन एंड रिएक्शन, सपोज कीजिए कि ये वाल है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं F1, तो वाल भी हम पर जो है सो फोर्स लगाएगा F2, तो दिस इज कॉल्ड एक्शन, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज एंड हैविंग सेम नेचर। थर्ड लॉ में चार बात है, थर्ड लॉ में चार बात है। हम लोग दो ही बात बोल के रह जाते हैं, अच्छे से उसको समझेंगे, अगर सही से समझने की कोशिश करेंगे तो थर्ड लॉ में चार पॉइंट है। सपोज कीजिए कि ये वाल है, सपोज कीजिए कि ये वाल है, तो हम फोर्स लगा रहे हैं, दिस इज F1, वाल भी हमको उतना ही फोर्स दे रहा है, दिस इज F2, दिस इज कॉल्ड एक्शन, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। तो एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल, सपोज कीजिए 10 न्यूटन का है तो ये भी 10 न्यूटन का होगा, तो इक्वल। अपोजिट, फोर्स ऑफ एक्शन इज ऑन द वॉल एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन इज ऑन माई पाम। जैसे मान लिया हाथ से लगा रहे हैं तो ऑन माई पाम। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट एंड एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। फोर्स ऑफ एक्शन किस पर है? वॉल पर है। अब फोर्स ऑफ रिएक्शन किस पर है? मेरे हाथ पर होगा, मेरे पाम पर होगा। एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, एक बॉडी पर एक्ट नहीं करता है एक्शन एंड रिएक्शन, इसलिए एक्शन एंड रिएक्शन को कैंसिल आउट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट पर रहेगा तभी नहीं उसको कैंसिल आउट कीजिएगा। एक ऑब्जेक्ट पर नहीं है, दो ऑब्जेक्ट पर है, इसलिए एक्शन एंड रिएक्शन को कैंसिल आउट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, चार पॉइंट मैं बता रहा हूँ, दोनों फोर्स सेम नेचर का रहेगा। सपोज कीजिए कि एक्शन ग्रेविटेशनल नेचर का है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल नेचर का रहेगा। सपोज कीजिए कि एक्शन मैग्नेटिक नेचर का है तो रिएक्शन भी मैग्नेटिक नेचर का रहेगा। सपोज कीजिए कि एक्शन फोर्स जो है टेंशन फोर्स है तो रिएक्शन फोर्स भी टेंशन है। अगर एक्शन फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो रिएक्शन फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो दोनों का नेचर भी सेम रहेगा। जहाँ कहीं भी एक्शन रिएक्शन है तो दोनों फोर्स का नेचर भी सेम रहेगा, एक मैग्नेटिक तो दूसरा मैग्नेटिक, एक इलेक्ट्रिक तो दूसरा भी इलेक्ट्रिक। अगर एक्शन फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है तो रिएक्शन फोर्स भी इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। अगर एक्शन फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है तो रिएक्शन फोर्स भी मैग्नेटिक फोर्स होगा। अगर एक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो रिएक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। इस तरह जो एक का नेचर रहेगा वही दूसरे का नेचर रहेगा। तो थर्ड लॉ में आप चार बात याद रखिएगा, थर्ड लॉ में आप चार बात याद रखिएगा। और थर्ड लॉ के पहले एक बात याद रखिएगा कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल फोर्स इन नेचर। वेयर देयर इज फोर्स देयर आर फोर्सेज, फोर्सेज आर ऑलवेज इन पेयर। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल फोर्स, जहाँ कहीं भी फोर्स है वो जोड़े में है और एकल बल का अस्तित्व नहीं है। अब थर्ड लॉ में चार बात, किसी भी एक को एक्शन, किसी भी एक को रिएक्शन। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल, पहला बात। अपोजिट, दूसरा बात।
एक्ट्स ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज, तीसरा बात, एंड ऑल्सो हैविंग द सेम नेचर। एक का नेचर अगर ग्रेविटेशनल है तो दूसरे का नेचर भी ग्रेविटेशनल है। थोड़ा सा इसको देखिए, ये मार्कर को देखिए, अर्थ इस पर कौन सा फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये भी अर्थ पर कौन सा फोर्स लगा रहा है, मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। अभी हम दीवार को प्रेस करेंगे, सपोज कि हम दीवार को प्रेस कर रहे हैं, तो हम कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा रहे हैं। तो दीवार भी हमको प्रेस कर रही है, दीवार हमको जो है सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही लगा रही है। अभी हम खड़े हुए हैं तो अर्थ को प्रेस कर रहे हैं, तो ये कौन सा फोर्स है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का फोर्स है। तो सरफेस भी हमको अपवर्ड प्रेस कर रहा है, तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है। तो दोनों फोर्स जो होगा, एक्शन रिएक्शन, वो हमेशा सेम नेचर का होगा। तो ये 4 बात न्यूटन्स थर्ड लॉ में रखिए। न्यूटन थर्ड लॉ इज वेरी इजी टू स्पीक एंड वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। देखिए हम यहाँ 4 बात बताया, एंड मच मोर डिफिकल्ट टू यूज़ करना भी बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन समझते समझते जो है सो आसान हो जाता है। मेहनत करते करते ही चीज़ें आसान होती है। ओके, एज आई थिंक यू हैव एंजॉयड द टॉपिक। थैंक यू।